क्लास 10 के प्रैक्टिकल के बारे में हम लोगों को इतना जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। या तो आप स्कूल में प्रैक्टिकल करेंगे ये वीडियो देखने के बाद, या फिर आप कॉपी को डायरेक्ट लिखेंगे। प्रैक्टिकल किसी किसी स्कूल में नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर होती है तो आप ज़रूर कीजिए, सावधानी रखते हुए, ठीक है। तो कॉपी किस प्रकार से लिखना है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके बाद भी और नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी, सारा डिटेल इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों में प्रैक्टिकल होता है। पहले सिर्फ विज्ञान में होता था। तो जो विज्ञान है, विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 3 विज्ञान का प्रैक्टिकल देखेंगे। और सामाजिक विज्ञान में 4 विषय है। एक है भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है, और चौथा नागरिक। तो इसको भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान को हम लोग पहले विज्ञान में देख लेते हैं और सामाजिक विज्ञान में उसके बाद इस सब को देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, विज्ञान में भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स में, या फिर यूँ कहे कि सभी विज्ञान में, हम लोग ये 8 तरह की चीज़ें लिखेंगे। कैलकुलेशन यानी कि 6ठा पॉइंट तो सिर्फ यहाँ भौतिकी विज्ञान में है, और रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में ये गणना नहीं रहेगा, बाकी सभी सेम ही रहेगा। तो विज्ञान में जो है ये सारी चीज़ें सेम रहती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग का नाम लिखते हैं। प्रयोग के नाम लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आवश्यक उपकरण और सामग्री लिखते हैं। उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद प्रयोग का विधि, उसके बाद अवलोकन, गणना करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं, और सावधानियां उसके बाद लिखते हैं सबसे लास्ट में। लेकिन अब जो नया कॉपी आ रहा है, नया कॉपी में ये सारी चीज़ें लिखा हुआ ही रहता है, ये हेडिंग दिया हुआ रहता है, और आपको सिर्फ इसका डिटेल लिखना रहता है। और डिटेल किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे फिजिक्स का, भौतिकी विज्ञान का एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप किताब से लिख लीजिएगा या फिर इसी चैनल के दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दूर रखे किसी वस्तु से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नंबर पे प्रयोग का नाम लिखेंगे। प्रयोग का नाम में क्या है, प्रयोग के नाम में है दूरस्थ वस्तु पे प्रतिबिंब की मदद से अवतल दर्पण का फोकस दूरी f ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, f ज्ञात करेंगे, यानी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। और आवश्यक सामग्री इसमें क्या होगा, एक अवतल दर्पण चाहिए, दूसरा स्केल चाहिए, तीसरा सफ़ेद पर्दा चाहिए जिस पे प्रतिबिंब बनेगा, और चौथा चाहिए स्टैंड, और पांचवा चाहिए सहूल सूत्र आदि, ठीक है। इस तरीक़े का चीज़ें हम लोगों को चाहिए। और तीसरा नंबर पर हम लोग क्या पढ़े थे कि सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत में क्या है कि जब अवतल दर्पण में दूर रखे किसी वस्तु को सामने रखा जाता है, तो उससे आती हुई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जैसे कि पीछे चित्र में दिया हुआ है। तो हम लोग ये जानते हैं सिद्धांत प्रिंसिपल की अनंत से आते हुए किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, ठीक। तो इसका प्रयोग करेंगे अब। जैसे चित्र में लिखा हुआ है कि यहाँ पे सूरज है, और यहाँ से ये जो किरण है ये समानांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, और ये टकराने के बाद यहाँ पे पर्दा पे जो है ये प्रतिबिंब बना है F पर। इस प्रकार से आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रयोग विधि में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग विधि में दर्पण को वस्तु की ओर घुमा कर रखा जाता है सबसे पहले, तभी तो प्रतिबिंब बन पाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य की ओर घुमा के रखेंगे, ठीक। दर्पण के सामने पर्दा रखा जाता है दूसरा नंबर पे। आगे पीछे ऊपर नीचे तब तक किया जाता है जब तक कि पूरा प्रतिबिंब अच्छा से न बन पाए, ठीक। उसके बाद दर्पण में पर्दा का इमेज जो बनता है जहाँ पर, वहाँ से दर्पण से पर्दा पर जो इमेज बनता है वहाँ से, यानी कि दर्पण के ध्रुव से
और पर्दा पर जहाँ इमेज बनता है वहाँ तक का दूरी स्केल से हम लोग माप लेते हैं और उसको इस प्रकार से अवलोकन करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सहोल सूत्र से आप ज्ञात कीजिएगा तो वो सब भी लिखिएगा, 3 कॉलम आगे से बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट स्केल की मदद से जो दूरी आया है 3 अवलोकन करने पे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद औसत दूरी जो होगा ये तीनों का सम को हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो औसत दूरी आ जाएगा 25.49। और यही गणना करे हैं तो औसत दूरी निकालने के लिए तीनों को जोड़ के और उसमें 3 से भाग दे दिए हैं तो ये 25.49 सेंटीमीटर आया है। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं कि निष्कर्ष में आया है कि दिया गया अवतल दर्पण का फोकस दूरी 25.49 सेंटीमीटर निकला है, ठीक है। उसके बाद इसमें सावधानियां क्या है, सबसे पहले तो अगर सूर्य को आप वस्तु समझ के उसका प्रयोग कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो जहाँ पर फोकस होगा वहाँ पर कागज नहीं दीजिएगा और ज़्यादा देर तक नहीं रखिएगा क्योंकि आग लग सकती है। और बाकी दूर अवस्थित वस्तु को स्पष्ट खुली आंख से दिखाई देनी चाहिए, जो वस्तु होगा वो खुली आंख से दिखाई देनी चाहिए और स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनना चाहिए, ठीक है। स्केल की मदद से दूरी मापते समय स्केल को क्षैतिज रखना होगा। सहोल जब स्थिर हो तब पठन लेना चाहिए, ठीक। पर्दा को उदग्र रखना चाहिए। दूरी का माप दर्पण के ध्रुव की दूरी का जो माप है वो दर्पण के ध्रुव से, ठीक, और दर्पण के ध्रुव से और उस पर्दा के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे हम एक ही एक्सपेरिमेंट बताए हैं, एक ही प्रयोग बताए हैं। बाकी का जो प्रयोग है वो आप इसी चैनल के सक्सेस बुक के चैनल के प्रयोग वाला प्लेलिस्ट को देख के वहाँ से आप और 2 लिख लीजिएगा, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट जो आपके पास किताब है उस किताब से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग रसायन शास्त्र का प्रयोग देखते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि वहीं पर बता दिए थे कि सब कुछ सेम ही है, जैसे हम लोग भौतिकी में देखे हैं वैसे सब कुछ हेडिंग सेम ही है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन नहीं रहता है। अभी कैलकुलेशन नहीं है लेकिन कैलकुलेशन किसी किसी क्वेश्चन में करना पड़ सकता है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी हम लोग प्रयोग का नाम देखते हैं, उसके बाद आवश्यक उपकरण एवं रसायन, सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल, प्रयोग विधि, अवलोकन, निष्कर्ष और सावधानियाँ, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट इसका भी उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसिटिक अम्ल, जिसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, CH3COOH, इसका निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना है कि ये इसमें कैसा गंध होता है, ये जल में विलेयता होता है कि नहीं, लिटमस पत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल रहता है वो लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है और लाल कलर का लिटमस पत्र रहेगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो वो भी देख लेंगे। उसके बाद पोटासियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन के साथ अभिक्रिया करा करके भी देखेंगे, ठीक। दूसरा नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं, आवश्यक उपकरण एवं रसायन। तो सबसे पहले जो एसिटिक अम्ल है जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, उसका नमूना रहना चाहिए। उसके बाद परख नलिया रहना चाहिए, जल रहना चाहिए, लिटमस पत्र रहना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट रहना चाहिए जिससे ड्रॉपर से गिराएंगे वो रहना चाहिए, और ताज़ा तैयार किया हुआ छूने का पानी रहना चाहिए, ठीक। इसके बाद ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं जो ये प्रयोग है इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस प्रयोग को लिखना चाहते हैं तो बुक से लिख लीजिए। जो बेसिक चीज़ था वो इतना ही है और आगे जो हेडिंग लिखा हुआ है उसी आधार पे सब कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आसान ही था और इतना करने के बाद आप खुद से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जीव विज्ञान में भी देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान में भी सबसे पहले प्रयोग का नाम, उसके बाद उपकरण क्या क्या जरूरत पड़ेगा, उसके बाद सिद्धांत, प्रयोग विधि, निरीक्षण, ठीक। उसके बाद निष्कर्ष क्या आएगा और सावधानियाँ तो बरतनी ही है कुछ चीज़ों में कि कहाँ क्या है, कोई हानि नहीं होना चाहिए और कोई एरर भी ना आए, इसलिए सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रयोग का नाम जैसे चलिए, जैसे प्रयोग का नाम है कि प्रयोग द्वारा दिखाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जो है वो अनिवार्य है। इसमें जो है हम लोगों को आवश्यक सामग्री और उपकरण क्या क्या चाहिए,
ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक स्वस्थ पौधा चाहिए जो गमला में हो, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। काला कागज या अवरोधक चाहिए जो प्रकाश को ढक सके। बीकर रहना चाहिए 2, पेट्री डिश 7 रहना चाहिए, माचिस रहना चाहिए, लैंप रहना चाहिए, अल्कोहल, आयोडीन इत्यादि रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे मैं इसको पूरा इसी चैनल पे सक्सेस बुक पे प्रैक्टिकल का जो प्लेलिस्ट रहेगा उसमें से आप देख लीजिएगा, बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, आप किताब से लिख लीजिए। ठीक है। आगे अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को समझते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे लिखना है। ठीक है। तो इसमें भूगोल एवं आपदा प्रबंधन रहता है, इतिहास रहता है, अर्थशास्त्र रहता है और नागरिक शास्त्र रहता है। ये चारों का 2-2 प्रैक्टिकल लिख दीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा, या 3-3 लिख दीजिएगा तो 12 या 15 लिख दीजिएगा तो काफ़ी रहेगा इतना सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो परियोजना का नाम लिखिएगा। जैसे भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान के लिए आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि इसमें परियोजना किए हो उसका प्रभाव, उपयोग, दुष्प्रभाव, बातों को पॉइंट वाइज लिखना है। नागरिक हो, अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो या फिर भूगोल या आपदा प्रबंधन हो, इसमें तो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, जहाँ पर जो देखेंगे, जो शिक्षक के साथ डिस्कशन करेंगे, वही बात को पॉइंट वाइज क्या करना है, वही बात को पॉइंट वाइज लिख देना है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग साइंस में करते थे कि पहले प्रयोग का नाम, उसके बाद आवश्यक सामग्री, सिद्धांत, प्रयोग विधि, अवलोकन, कैलकुलेशन और उसके बाद निष्कर्ष क्या आया, उसके बाद सावधानियाँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर प्रयोग का नाम लिखें और उसमें क्या उपयोगी है। जैसे बाढ़ के बारे में बताएंगे तो बाढ़ का दुष्प्रभाव क्या है, या फिर जल के बारे में बताएंगे, मृदा के बारे में मृदा का उपयोग क्या है, मृदा का दुष्प्रभाव क्या है, मृदा कैसे कैसे इफेक्टेड हो रहा है, ये और सारी चीज़ें जो आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भूगोल एवं आपदा प्रबंधन में एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें जो भी सामाजिक विज्ञान में रहेगा उसमें एक क्वेश्चन रहेगा और उसके आधार पर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में अपने विद्यालय के आसपास बहने वाली नदियों के जल पर एक परियोजना तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग परियोजना का नाम लिखेंगे, स्थानीय बहने वाले नदियों का जल का उपयोग की कार्य योजना। ठीक। उसके बाद परियोजना का उद्देश्य है कि उपलब्ध जल संसाधनों का नियोजन एवं उपयोग एवं संपोषित विकास। ठीक है। तो उसका उपयोग कैसे किया जाएगा जल का, वो सारी चीज़ें लिखना है। उसके बाद जल संसाधन का महत्व। जल संसाधन का महत्व जो है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका जीव जगत में अत्यधिक महत्व है। जल का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जाता है। इसके अलावा पशुओं के पीने में, उसे धोने में, लघु और कुटीर उद्योग इत्यादि में किया जाता है। अनाज एवं खेत की सिंचाई में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो चलिए सभी प्रकार के अब उपयोग को लिख देते हैं एक एक करके। यहाँ पर जो पहला नंबर पे सिंचाई के लिए उपयोग है, दूसरा नंबर पर जलाशय के रूप में उपयोग है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ ये हेडिंग देके छोड़ दीजिएगा, नहीं। सिंचाई में कैसे इसका उपयोग होता है, जैसे हम लोग गेहूँ बुनते हैं, कुछ दिन होता है, जैसे धान के समय में खेतों में पानी का बहुत अत्यधिक आवश्यकता होता है, लेकिन अगर बारिश नहीं होता है तो जो नदी है उसमें से क्या होता है कि पानी हम लोग सिंचाई के लिए लेते हैं, जिससे फसल अच्छा होता है। तो ये बातें आप सिंचाई के लिए उपयोग में लिख दीजिएगा। और इसी तरीक़ा से जलाशयों में उपयोग, जलाशयों के रूप में उपयोग, चेक डैम एवं विद्युत निर्माण में उपयोग, मत्स्य पालन में उपयोग, लघु उद्योग में उपयोग, पशुओं को धोने तथा पीने में उपयोग, सभी पॉइंट को अपने अनुसार चर्चा कर दीजिए, मतलब विस्तार से लिख दीजिए। ठीक। तो ये हो गया आपका प्रयोग एक। और जो भी भूगोल में है इसी तरीक़ा से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए इतिहास में। तो इतिहास में इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रवाद के विकास की परिचर्चा अपने शिक्षक के साथ करके संपूर्ण विश्व में इसके प्रचार प्रसार के बारे में बताइए।
तो आप शिक्षक से जो चर्चा करे हैं, राष्ट्रवाद जो आप पढ़े हैं किताब में, उसी के अनुसार लिखना है। तो पहला नंबर में लिख दीजिएगा परियोजना का नाम, कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। फिर परियोजना का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी भावना का विकास करना। राष्ट्रवादी भावना मतलब राष्ट्र के प्रति अपना प्यार, यही होता है देश प्रेम। फिर राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, समान अर्थ में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बनाती है। ठीक, तीसरे नंबर पर लिख दीजिएगा यही सब बातें। और चौथे नंबर पर यूरोप में राष्ट्रवाद का आरंभ, यूरोप में कैसे कैसे राष्ट्रवाद आरंभ हुआ और कैसे पूरे दुनिया में फैला है, संपूर्ण विश्व में प्रचार हुआ है, ये इसको लिख दीजिएगा आप। ठीक है, इसको विस्तार से लिख दीजिएगा, या तो बुक से लिख दीजिएगा या फिर चर्चा जो क्लास में करें उस तरीका से लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी सेम उसी तरीका से एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसके अनुसार हम लोग उसका चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि विश्व स्तरीय उपयोगी वस्तुओं के बारे में जानना, उपयोगी वस्तुओं के बारे में बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि विश्व स्तरीय उपयोगी वस्तुओं के बारे में बताइए। तो सबसे पहले परियोजना का नाम लिखेंगे कि विश्व स्तरीय उपयोगी वस्तुओं के बारे में जानना, ये लिख देंगे परियोजना के नाम में। उसके बाद दूसरा नंबर में लिखेंगे परियोजना का उद्देश्य। परियोजना का उद्देश्य मतलब विद्यार्थियों को विभिन्न देश में समान ढंग से उपयोग में आने वाले वस्तुओं को विषय में जानकारी देना। दरअसल अर्थशास्त्र में क्या होता है कि जो जो वस्तु हम लोग उपयोग करते हैं और साथ साथ जीडीपी, जीएनपी, कितना पैसा उस पर खर्च होता है, उद्योग, ये सारी चीज़ें हम लोग अर्थशास्त्र में लिखते हैं। तो इसी तरह की बातें आप लिखिएगा। जैसे तीसरा नंबर पे लिख दीजिएगा परियोजनाओं का कार्यान्वयन। तो परियोजनाओं का कार्यान्वयन में मतलब हम लोगों को विभिन्न उपयोगी वस्तुओं को लिखना है। तो फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, फ़ोन से हम लोग बात करते हैं। टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न हम लोग समाचार इत्यादि खबर देखते हैं। चलचित्र इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं। मोबाइल का यूज तो आप लोग जानते हैं। ये सारी बातें लिख दीजिएगा इसमें। फिर कंप्यूटर, फ्रिज, इंटरनेट, कैमरा, फोटोग्राफी वाला कैमरा, कपड़ा, रेडियो इत्यादि के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे के सब्जेक्ट में चलते हैं, नागरिक शास्त्र। और इसमें भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि अपने वर्ग के शिक्षक से अपने संविधान पर चर्चा करें। इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा। कभी लोकतंत्र के बारे में पूछ लेगा, संसद के बारे में पूछ लेगा, लोकतंत्र के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद कैसे कैसे विकास हुआ संविधान का, ये पूछ लेगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि संविधान पर चर्चा कीजिए। हम लोग परियोजना के कार्य का नाम क्या लिखेंगे, संविधान, भारत का जो संविधान है उसको समझना। उद्देश्य क्या है, अपने मौलिक अधिकारों को समझना। ठीक, इस उद्देश्य से हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं। तथा कर्तव्य को समझना, मौलिक कर्तव्य जो है उसको समझना। परियोजना के कार्यान्वयन, हम लोग सभी भागों को देखेंगे। सभी संविधान का भाग, संविधान में 22 भाग है, एक एक करके समझे। संघ होता है 1 से 4 तक, नागरिकता होता है 5 से लेके 11 तक नागरिकता होता है। उसके बाद 5 से 11 तक नागरिकता होता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य होता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य के बाद होता है नीति निर्देशक तत्व, फिर संसद, फिर राज्य विधानसभा। इस तरीका से टोटल 22 जो भाग है सभी में इसी तरीका से होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। और मौलिक अधिकार को समझना है तो भाग 3 के बारे में लिख दीजिएगा पूरा। तो ये तो आप किताब से लिख दीजिएगा डायरेक्ट, या फिर हो सकता है तो मैं सक्सेस बुक के चैनल के प्लेलिस्ट में इसको भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो सक्सेस बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए।